प्रयागराज महाकुंभ का आखिरी स्नान महाशिवरात्रि को होना है, लेकिन अभी से प्रयागराज की तरफ श्रद्धालुओं का रेला कूच कर रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे किस तरह से भीड़ है। कुंभ मेला स्पेशल ट्रेन आई है और ट्रेन में सवार होने की जद्दोजहद में ये हजारों की तादाद में जो पैसेंजर्स हैं वो लगे हुए हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का रेला प्रयागराज की तरफ कूच कर रहा है। देखा जा सकता है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से बिहार, बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के तमाम ऐसे लोग हैं, पूर्वांचल के ऐसे लोग हैं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर पहुंच रहे हैं और ट्रेनों के माध्यम से वो प्रयागराज की तरफ जा रहे हैं। देखिए, कोई सर पे बैग रखा है तो कोई झोला रखा है और बस यही एक इनकी इच्छा है कि किसी भी तरह से वो पहुंच जाएं। दूर तक दिखाइएगा जरा आप किस तरह से श्रद्धालुओं का रेला जो है वो ट्रेनों में टूट रहा है और सबकी बस यही इच्छा है कि किसी भी तरह से वो ट्रेन में सवार हो जाएं और प्रयागराज पहुंचे। वहां पर देखिए यहाँ मारपीट भी हो गई, ट्रेन में चढ़ने के लिए लोग मारपीट तक कर दे रहे हैं। आलम यह है कि देखिए देखा जा सकता है कि ये तमाम लोग ये मारपीट कर रहे हैं और देखिए मारपीट शुरू हो गई यहाँ पर। और ये देखिए ये आलम है कि मारपीट तक की नौबत आ जा रही है और लोग जो है वो ट्रेन में चढ़ने के लिए तमाम लोग जो हैं वो मारपीट कर रहे हैं। देखिए ये तस्वीरें हैं। देखिए ये यहाँ मारपीट शुरू हो गई है और ये देखिए तस्वीरें देखिए यहाँ पर मारपीट शुरू हो गई है। देखा जा सकता है कि ये तमाम लोग जो हैं वो आप जरा दिखाते रहिएगा। देखिए ये पुलिस के जवान भी यहाँ पहुंच गए हैं और उनको हटा रहे हैं। तो आलम यह है कि किसी भी तरह से बस लोगों की ये जद्दोजहद है कि वो ट्रेन में सवार होकर पहुंचे। ये आरपीएफ की कमांडो टीम है जो यहाँ पहुंची है और लोगों को अलग कर रही है। तो देखा जा सकता है कि यहाँ पर जो तमाम लोग हैं वो किस कदर उत्साहित। आप फोटो लाना पड़ते मेरे पापा कमाने गए हैं तेलंगाना। पापा का नाम संतोष साहू है। हम लोग 3 भाई बहन हैं। हम लोग को पता चला है कि सरकार पापा फंस गए हैं सुरंग में। सरकार से जाते हैं कि मेरे पापा घर सही सलामत पहुंच जाए। मेरा पापा गए हैं तेलंगाना कमाने, सुरंग में फंस गए हैं। को सरकार से मदद चाहते हैं कि मेरे पापा को लाए। भी ना मांगने के लिए पूजा करने गई है। घर का स्थिति खराब है और 2 साल से तेलंगाना में कमाने के लिए चले गए हैं। 3 छोटे छोटे बच्चे हैं और सरकार से ही आग्रह करते हैं कि वो सकुशल घर आ जाए। क्या हुआ है वहाँ पे सुरंग में फंसे हुए हैं। लोग को भी बहुत डर लग रहा है ताकि कैसे हैं कैसे नहीं, वहाँ सब डरे हुए हैं और आग्रह करते हैं कि वे सही सलामत घर आ जाए। और हम लोग सभी भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं कि वो सकुशल आ जाए। आपने महाकुंभ की टेंट सिटी को देखा होगा, आपने
कच्छ के रण में टेंट सिटी को देखा होगा, लेकिन अब राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश सरकार ने अपने आने वाले मेहमानों के लिए पिछले कुछ दिनों में एक टेंट सिटी को खड़ा कर डाला। यह है भोपाल का कलिया साउथ एरिया, जहां पर एक टेंट सिटी बनाया गया है। 108 ये टेंट हैं। सबसे पहले बाहर की तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इस पूरी टेंट सिटी को सजाया गया है। यहाँ पर 108 टेंट सिटी है। एक टेंट में करीबन 2 लोग आराम से रुक सकते हैं। और इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सुविधाएं भी दी गई हैं। यहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर्स के साथ साथ फायर सेफ्टी की भी सुविधाएं हैं, जिससे कि लोगों को कोई परेशानी ना हो। अब हम आपको लिए चल रहे हैं अंदर इस टेंट सिटी के और आपको दिखाते हैं कि कितनी लग्जूरियस तरीके से टेंट सिटी को बनाया गया है। आप देखेंगे कि ये जो टेंट है ये लग्जरी टेंट है। 2 टाइप के टेंट यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसके अगर हम बात करें तो पहला जो है वो 372 स्क्वायर फीट का है, दूसरा 392 स्क्वायर फीट का है, जो कि 108 टेंट सिटीज यहाँ बनाए गए हैं। ये बेड है, बेहद खूबसूरत बेड है। 2 लोगों के लिए आसानी से यहाँ पर जो है रुकने की इंतजाम हो सकते हैं। अगर आप इसको देखेंगे, ये जो पूरी आर्ट है, ये आर्ट मध्य प्रदेश के हथकरघा की आर्ट है। और हथकरघा जो कि मध्य प्रदेश का अपना एक आर्ट कल्चर का रिप्रेजेंटेशन है, तो उससे यहाँ पर मध्य प्रदेश को जो है वो यहाँ पर बेड दिखाया गया है। यहाँ पर एक QR कोड भी दिए गए हैं। QR कोड में अगर आप उनको स्कैन करते हैं तो उनको स्कैन करते ही आपको मध्य प्रदेश के अलग अलग कल्चर के बारे में पता चलेगा। हम यहाँ से शुरू करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि स्टडी टेबल है। यहाँ पर एक स्टडी टेबल है, आप आसानी से यहाँ पर बैठ सकते हैं, आपको जो भी काम है आपको कर सकते हैं। एक छोटा सा क्लोजेट दिया गया है, जिसमें आप अगर अपने कपड़े टांगना चाहें तो उसकी भी सुविधा यहाँ पर दी गई है। इसके अलावा एक और यहाँ पर आप देखेंगे तो सेटअप दिया गया है, जिसमें ये आप बैठकर चाय पी सकते हैं, आप आसानी से बैठकर जो है खाना पीना कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बाहर डाइनिंग एरिया भी बनाया गया है। सबसे खास बात यह है क्योंकि अब गर्मियां आ रही हैं, तो ये आप देखेंगे कि पूरे एयर कंडीशन्ड लहसुन की कीमतों में भारी गिरावट के कारण तमिलनाडु के नीलगिरी के किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई किसानों का कहना है कि कभी 400 से 500 रुपए प्रति किलो बिकने वाले लहसुन के दाम अब घटकर 40 से 100 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। कम होती कीमतों ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उन किसानों का भी बुरा हाल है जिन्होंने ऊंचे दामों पर लहसुन के पौधे खरीदे थे। இப்போ வந்து பிப்ரவரியில் வந்து அது அறுவடைக்கு நிற்கிது. இப்போ எடுத்துகிட்டு போய் மேட்டுப்பாளையத்தில் மார்க்கெட்டில் போடும்போது வெறும் 50 ரூபா 60 ரூபா 80 ரூபா ஹையஸ்ட் ரேட் 100 ரூபான்ற ரேஞ்ச் விற்கிறதுனால எங்களுக்கு ரொம்ப பாதிப்பாக இருக்குதுங்க. அதில் வந்து இந்த எருவுக்காரு மருந்துக்காரு இந்த கூட்டுறவு கடன் வங்கியெல்லாம் வந்து பணத்தை கட்டுறதுனால எனக்கு ரொம்ப சிரமமாக இருக்கிறதுனால தயவு செஞ்சு அரசு வந்து மானியம் கொடுத்து கொஞ்சம் எதை நம்மளுக்கு சரிப்படுத்தி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லி தாழ்மையோடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். अपनी उच्च गुणवत्ता और औषधीय गुणों के लिए मशहूर नीलगिरी के लहसुन की कई राज्यों में काफी मांग है। हालांकि कीमतों में गिरावट की वजह से किसानों के लिए बैंक कर्ज चुकाना भी मुश्किल हो रहा है। वे सरकार से अपने घाटे को कम करने और वित्तीय राहत के लिए सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। எந்த விதையில் எல்லாம் கையிலேருந்து தான் லாஸ் ஆகுதுங்க. இது வந்து அரசு எங்களை ஒரு மானியம் கொடுத்து எங்களை ஒரு இது பண்ணணும்னு நாங்கள் கேட்குறோம். नीलगिरी के किसानों की आमदनी कम हो रही है और उनका वित्तीय बोझ बढ़ रहा है। वे सरकार से तत्काल दखल देने की मांग कर रहे हैं ताकि उनकी आजीविका सुरक्षित रहे। देश के प्रधानमंत्री पहली बार बागेश्वर धाम आ रहे हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए बागेश्वर धाम पूरी तरह से सज धज कर तैयार है। इस वक्त हम मौजूद हैं मशहूर बागेश्वर धाम मंदिर के ठीक उस गलियारे में जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत तमाम वीवीआईपी इसी गलियारे से चढ़ते हुए बागेश्वर धाम मंदिर की ओर जाएंगे। और आप देख सकते हैं कि इस पूरे मंदिर को, इस पूरे गलियारे को बेहद खूबसूरती से सजाया गया है प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए। आमतौर पर यहाँ पे भक्तों की लंबी लंबी कतार होती है, लेकिन वीआईपी प्रोटोकॉल को देखते हुए आप देखें तो यहाँ पे बैरिकेड लगा करके फिलहाल इस तरफ जो है भक्तों का प्रवेश जो है इस गलियारे पे रोक दिया गया है जहां से प्रधानमंत्री आएंगे। और दूसरा जो रास्ता है मंदिर तक जाने का
उसे खुला रखा गया है, जहां से बाकी श्रद्धालु जो हैं वो जाकर के बागेश्वर बालाजी के दर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये जो सजावट आप देख रहे हैं फूलों की, इसके साथ ही अगर आप देखें तो यहाँ पे जो झूमर है वो लगाए गए हैं, यहाँ पे लाइटिंग की गई है विशेष तौर से। जब प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे आए, तो इस खूबसूरती के साथ ही मंदिर की ओर वो प्रवेश करें। ये वो सीढ़ियां हैं जिन सीढ़ियों से चढ़ के आखिरकार जो है प्रधानमंत्री पहुंच जाएंगे फिर बागेश्वर बालाजी के दरबार पे। ये जो अंतिम 10 सीढ़ियां हैं, इसे पार करने के बाद ही सामने अगर आप देखें तो बागेश्वर बालाजी का वो मंदिर है जिसकी ख्याति इन दिनों देश विदेश में जमकर बोल रही है। और इन बागेश्वर बालाजी के दर्शन के लिए ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि जो कार्यक्रम आया है उसके मुताबिक दोपहर करीब 12:50 पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हेलीकॉप्टर बागेश्वर धाम में जो हेलीपैड बनाया गया है वहां पे लैंड हो जाएगा और फिर वहां से सीधे प्रधानमंत्री पहले बागेश्वर बालाजी के दर्शन करने पहुंचेंगे और फिर यहां से उस मंच पे जाएंगे जहां से वो बागेश्वर धाम में बन रहे कैंसर हॉस्पिटल का भूमि पूजन करेंगे। पीएम के दौरे को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी अगर आपको दिखाएं तो बेहद कड़ी कर दी गई है बागेश्वर धाम में। और इस पूरे परिसर में अगर आपको देखें तो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के साथ साथ जो मध्य प्रदेश पुलिस के जवान है, एसपीजी है, वो तमाम लोग यहाँ पे पिछले 2 दिनों से लगातार जो है वो डेरा डाले हुए हैं ताकि किसी भी तरीके देखिए इधर पहली बार बागेश्वर धाम आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से आज तक संवाददाता रवीश पाल सिंह ने बातचीत की है, सुनवाते हैं। महाराज जी, प्रधानमंत्री आ रहे हैं, स्वागत के लिए कितने तैयार हैं आप? हम सब पूरे बुंदेलखंड वासी और मध्य प्रदेश के लोग, बागेश्वर धाम परिवार के लोग बहुत व्यापक रूप से तैयार हैं और बहुत पूरे तैयार हैं। और बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है, बागेश्वर परिवार के लिए, सबके लिए गौरव की बात है। 23 फरवरी एक ऐतिहासिक दिन है जब एक नवाचार प्रारंभ होगा, अनूठी परंपरा प्रारंभ होगी। बागेश्वर धाम से अन्नपूर्णा से भोजन मिलेगा, बालाजी से भजन मिलेगा और आने वाले समय में अस्पताल से जीवन मिलेगा। एक बात करके तो ये धीरेन्द्र जी, ये सिर्फ एक दौरा नहीं है प्रधानमंत्री का, बल्कि ये दौरा उस बागेश्वर धाम से हो रहा है जहां से आप ही ने कुछ महीने पहले हिंदू राष्ट्र के लिए यात्रा शुरू की थी। और प्रधानमंत्री भी एक अगर देखा जाए तो हिंदू नेता के रूप में उनकी काफी पुरानी छवि रही है। तो क्या संकेत देना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एक साथ एक जगह पे होकर? सनातन की परंपरा के प्रति उनका जो समर्पण है और जो सनातन अभी जितना आगे बढ़ रहा, ऊंचाइयों पर पहुंच रहे हैं हम सब, और महाकुंभ है, ये सब यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी का सोच, उनका सनातन के प्रति समर्पण। तो ये अस्पताल की जो परंपरा प्रारंभ करने जा रहे हैं हम सब मिल कर के, तो ये एक अनूठी परंपरा है। तो इसलिए हमें ये बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहते हुए मन हमारा गदगद है कि यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी एक नई लाइन खड़ी करना चाह रहे हैं। वो ये कि मठ और मंदिरों से भी परमार्थ, धर्म से भी परमार्थ की यात्रा शुरू की जा सकती है। दवा और प्रार्थना एक साथ। हाँ, दवा और कृपा दोनों एक साथ। एक बात जो यहाँ सबके बीच में आ रही है, प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं, राष्ट्रपति भी आ रही हैं। ये कौन सी शक्ति है जो देश के 2 सबसे बड़े पद पर बैठे व्यक्तियों को बागेश्वर धाम लेके आ गई? बालाजी की अनुकंपा है और ये सब बालाजी के ही प्रताप से हो रहा। बालाजी के दर्शन करने लाखों लोग बागेश्वर धाम पर मध्य प्रदेश से, यूपी से, भारत से और विदेशों से आते हैं। तो उन्हीं में एक यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी, महामहिम राष्ट्रपति महोदया भी विशाल हृदय दिखाकर हम सब बुंदेलखंड वासियों का मान रखने के लिए और बालाजी के दर्शन। इस बीच खबर आ रही है तेलंगाना से, जहां नागर कुनूल सुरंग हादसे में राहत बचाव कार्य शुरू हो चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की इंजीनियर्स टास्क फोर्स का रेस्क्यू में लगाया गया है। सुरंग के अंदर 8 लोग फंसे हुए, जिन्हें निकालने के लिए अभियान तेज कर दिया गया है। कल प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी से बातचीत की थी, घटना की जानकारी ली थी और अब राहत बचाव अभियान में सेना भी जुट चुकी है। श्रीसैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग है जिसका एक हिस्सा गिर गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे उत्तरकाशी में सुरंग धंस गई थी। तब वहां से सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया था, रेड माइनस को लगाया गया था उसको, और अब तेलंगाना में इसी तरह का हादसा हुआ है।
तेलंगाना के SLBC सुरंग में 8 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन राहत बचाव कार्य के लिए NDRF, SDRF और सेना के इंजीनियर को भी लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नजर बनाई हुई है। उन्होंने CM रेवंत रेड्डी से बात की थी, जानकारी पूरी ली थी और रेस्क्यू ऑपरेशन को काफी तेज कर दिया गया है। 2 तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। SLBC सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन, जहां संयुक्त रेस्क्यू ऑपरेशन। हर मुमकिन कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द जो भी लोग फंसे हुए हैं 8 लोग, उनको सुरक्षित बाहर निकाला जाए। दुबई में भारत और पाकिस्तान के बीच चैंपियंस ट्रॉफी की मैच है और उस मैच से पहले उत्सव की माहौल पूरी देश में बन रही है। उसी के साथ साथ इस वक्त कोलकाता, जिसको स्पोर्ट्स क्रेजी सिटी कहा जाता है, वहाँ भी दिख रहा है कितना उत्साह है मनुष्य के अंदर, क्योंकि ये जो विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, मोहम्मद शमी की शुभकामनाएं के लिए इस वक्त पूजा अर्चना शुरू हो गई है और यहाँ के लोग देख सकते हैं यज्ञ भी हो रहा है। ये पुजारी पूजा कर रहे हैं और साथ ही साथ ये व्यवस्था जिसको बताई जा रही है कि एकदम टीम इंडिया ताकि पाकिस्तान को हरा दे, इस कारण इस वक्त ये पूजा अर्चना चल रही है। और यही जो यज्ञ की जो फोटो है, जो छवि है, वो छवि हम लोग अभी दिखा रहे हैं। चलिए बात करते हैं लोगों से। पहले ये बताइए कि ये पूजा अर्चना आज की जा रही है, कल भारत जीतेगा? ऑब्वियसली जीतेगा, इसलिए ही तो माँ का जो मायर पूजो हो रहा है, इसलिए ही तो कर रहा है। जो कल इंडिया एवं पाकिस्तान ने जो खेला होगा, हम विश्वास करते हो इंडिया 100% जीतेगा। लोगों की ऐसे विश्वास है कि इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट में जीतेगा। थोड़ा सा चीयर कर दीजिए इंडिया इंडिया का चिल्ला के नाम। इंडिया 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 इंडिया। चलिए थोड़ा पुजारी से बात करते हैं। क्या मंत्र आज पढ़ रहे हैं इंडिया के अच्छे के लिए? इंडिया का शुभ कामना के लिए हम लोग ये यज्ञ कर रहे हैं, जहाँ जैसे इंडिया विन होगा चैंपियन ट्रॉफी में, इसलिए यज्ञ कर रहे हैं, जैसे शत्रु निधन यज्ञ होता है। ठीक है। अच्छा, तो शत्रु को निधन करने के लिए यज्ञ हो रहा है और ये काफी सारे जो है कि इंडिया पाकिस्तान की क्लैश, मतलब कि सबसे बड़ी राइवलरी, और इसी राइवलरी को ताकि इंडिया जीत जाए, शत्रु जो है भारत की निधन हो जाए, इसी कारण इस वक्त कोलकाता भी इंडिया पाकिस्तान की मैच में अभी से शामिल हो चुका है। कैमरा पर्सन श्यामचंद्र घोष के साथ अनिर्बान, आज तक, कोलकाता। वो उनके है ना, एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। क्या ये बस कटरा से जम्मू आ रही थी, इसमें कोई 19 के करीब सवारियां थी। थोड़ा सा रोल डाउन हुई है, इसमें से तकरीबन हमने सारे पैसेंजर रेस्क्यू कर लिए हैं। 17 से 8 पैसेंजर रेस्क्यू हो चुके हैं। एक आधा जो है ड्राइवर वो नीचे ही है, उसको रेस्क्यू कर रहे हैं और सारे GMC पहुंच गए हैं। तो अभी फिलहाल ये ठीक ही लग रहा है। इट्स नॉट। ये वैष्णो देवी यात्रा? ये वैष्णो देवी यात्रा है जी। ये जम्मू आ रहे थे कटरा से। अच्छा, कटरा से जम्मू। जी जी। तो ये अभी स्टेबल है? सारे स्टेबल हैं। जो अंदर रेस्क्यू किए गए हैं वो सारे के सारे स्टेबल हैं। अच्छा, तो ये कितने बजे हुआ सर? ये अभी थोड़ी देर पहले, कोई आधा घंटा पहले। अच्छा, जी तो ये
यहाँ मांडा एरिया में हुआ है? मांडा एरिया में। ये नीचे खाई में गई है? नीचे थोड़ा सा रोल डाउन किया है। अच्छा, वहीं पे। जी। तो 17 लोग अभी तक इंजर्ड? 17 लोग इंजर्ड हैं। जो जैसे जो पासर वाइज बता रहे हैं, गाड़ी कोई तेज नहीं चल रही थी, नॉर्मल स्पीड में थी। मोस्ट प्रॉब्ली कोई टायर वगैरह में कुछ हुआ होगा। ड्राइवर उत्तराखंड गाड़ी थी, उत्तराखंड की। ये ड्राइवर का नाम मोस्ट प्रॉब्ली राकेश है, हिमाचल कांगड़ा का रहने वाला है। 17 सवारियां इंजर्ड थी, उनको हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, स्टेबल है। ड्राइवर जैसे आप देख रहे हैं गाड़ी में फंसा हुआ है, तो ये जब निकाल पाएंगे तभी हम बता पाएंगे उसकी क्या हालत है। अच्छा, तो अभी कोई डेथ हुई है या कोई सारे इंजर्ड? वही मैं बता रहा हूँ, सारे इंजर्ड हैं, स्टेबल हैं। ड्राइवर का अभी नहीं पता कर सकते क्योंकि आपने देखा कटरा से दिल्ली जा रही थी। थैंक यू सर। आपका नाम सर? किरण रैना, मैं इंचार्ज फायर सिटी। सर, अभी आपने रेस्क्यू किया, कितना डिफिकल्ट था? बस डिफिकल्ट तो है बिल्कुल। देखो गहराई में पूरे खाई में बस गिर गई है, और बस तो पहले तो ये डेड बॉडी हमें लोकेट नहीं हो रही थी कहाँ पर, लेकिन ये था कि ड्राइवर इसमें अब मिसिंग है। जो इंजर्ड पर्सन थे पहले उनको तो हमने निकाल दिया था रस्से के सारे, और जो हमारी 25 किलोमीटर लंबा जाम आप देख सकते हैं। 17 किलोमीटर यहाँ से 17 है, और आप जाम देख सकते हैं, पूरा जाम लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 25 किलोमीटर ये लंबा जाम है, और पूरा प्रयागराज का जो संगम जाने का रास्ता है, देखिए आप संगम जाने की ओर आज रविवार का दिन है। रविवार के दिन आप देख सकते हैं कितनी भारी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो प्रयागराज संगम की ओर कूच कर रहे हैं, और भारी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं। देखिए करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम, 25 किलोमीटर लंबा जाम है, जो पूरा संगम की ओर जाता है, संगम की ओर जाता है। और आप रास्ते में चारों ओर देख सकते हैं भारी नेपाल से भी यहाँ पर बसें आई हुई है। नेपाल, पश्चिमांचल नेपाल की बसें हैं यहाँ पर, और कई पूरे देश विदेश से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। करीब 25 किलोमीटर लंबा जाम है, और 25 किलोमीटर लंबे जाम अयोध्या नगरी से। अभी कितना लंबा जाम है? अरे बहुत लंबा जाम है, 25-30 किलोमीटर अभी लंबा जाम एकदम है। बड़ी श्रद्धा से आए हैं? जी एकदम संगम का दर्शन करने। तो कहाँ से आए हैं बेटा? अयोध्या जी से आए हैं। कितना जाम लगा है? 25-30 किलोमीटर लगभग, बहुत लंबा जाम लगा है। बहुत जाम लगा है। क्या उम्र है आपकी? 74 साल। 74 साल की। हाँ। बच्चे को भी लेके आएंगे? हाँ, बच्चे को लेके आए हैं हम दर्शन करने। जाम लगा है? बहुत जाम है, 25-30 किलोमीटर जाम से होके आ रहे हैं। बहुत परेशानी है यहाँ पर। कहाँ से आई हैं बता दीजिए? सोनभद्र से आई हैं। कहाँ से आई? सोनभद्र से आए हैं। स्नान करने जा रहे हैं? हाँ, संगम। नाम है आपका? हिमांशु तिवारी। कहाँ से आए हैं? हरियाणा। हरियाणा। कितना किलोमीटर लंबा जाम लगा होगा? बहुत। के मिनाल लेने वाले बैन पर हलचल मची हुई है। शिंदे ने एक बार फिर, जो इस बार फडणवीस के गृह क्षेत्र नागपुर में हुंकार भरी, और सवाल है कि क्या फडणवीस शिंदे में तलवारें खींच गए हैं, और क्या महाराष्ट्र में सब ठीक नहीं है? ये तो मैंने पहले ही कहा है, जिन्होंने मुझे हल्के में लिया है, मैं एक कार्यकर्ता हूँ, सामान्य कार्यकर्ता हूँ, लेकिन बाला साहब और दिगे साहब का कार्यकर्ता हूँ, ये समझ के मुझे सबने लेना चाहिए। और इसलिए जब हल्के में लिया तो 2022 में टांगा पलटी कर दिया, सरकार को बदल दिया, और इसलिए मुझे हल्के में मत लेना। ये इशारा जिनको समझना है वो समझ ले। तो जब वो कह रहे हैं कि समझ लें कि 2022 में क्या हुआ था, तो ये सवाल ये है कि ये इशारा किसके लिए है। अब चर्चाओं का बाजार गर्म है, कांग्रेस को भी मौका मिल गया है, उनकी भी तरफ से प्रतिक्रिया है, आपको सुनाते हैं। सामान्य कार्यकर्ता
पता नहीं ये बार बार मुझे हल्के में मत लीजिए, मुझे हल्के में मत लीजिए शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। शायद खुद को हल्का तो नहीं समझ बैठे हैं या खुद को बहुत ज़्यादा समझ बैठे हैं, लेकिन आज का संदर्भ और जो परिप्रेक्ष्य है जिसमें उन्होंने ये बात कही है, इसमें स्पष्टता दिखता है कि जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस जी उनके निकाले हुए टेंडर, उनकी पारित की गई योजनाओं को ख़त्म कर रहे हैं और 3-3 कैबिनेट में एकनाथ शिंदे जी जाते नहीं हैं, तो ऐसा लगता है महाराष्ट्र की राजनीति में आने वाले दिनों में कुछ न कुछ तो जरूर होगा जिसका झटका देवेंद्र फडणवीस को बैठ सकता है। ऐसा अंदेशा जो है ये कहने से एकनाथ शिंदे जी के लगता है। एकनाथ शिंदे जी ने बिल्कुल सही कहा है कि उनको हल्के में नहीं लेना चाहिए। 2022 में जब उन्होंने हिम्मत जता के 40 आमदार के साथ निकल आए, तब उबाटा सेना ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। 2024 के इलेक्शन में जब हमारे पास 60 आमदार जीत के आए, ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। आज जो 232 सीट्स महायुति जीत के आई है, ये एक उपलब्धि है एक स्ट्रांग नेता का। और जो उबाटा सेना बार बार टिप्पणी करेगी, तो मैं मानती हूं कि उनको ये समझना पड़ेगा। सर, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कहते हैं ना मदर ऑफ ऑल बैटल्स, हाई वोल्टेज पल्सेटिंग एनकाउंटर, कितने एक्साइटेड आप खुद हैं इस मैच को लेकर पहले? नहीं, बहुत एक्साइटेड है, पूरा वर्ल्ड एक्साइटेड है, पूरा क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी एक्साइटेड है इस मैच के लिए। और ये हमेशा हाई वोल्टेज मैच होता है, बहुत हाइप होती है इस मैच की, तो सभी एक्साइटेड हैं। तो मतलब आपको यहाँ पे शहर में आते ही वाइब फील हो रहा है? इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले लोग आपसे पूछ रहे हैं क्या होगा, कैसे होगा, कैसे होगा, कौन परफॉर्म करेगा, कौन एक्सेल करेगा, आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं? डेफिनेटली सभी को बहुत क्यूरियोसिटी है एंड फॉर्चुनेटली फॉर अस कि हमारे फैंस ज़्यादा हैं यहाँ पर और सभी चाहते हैं कि इंडिया जीते। पाकिस्तान के भी फैन होंगे और वो शायद उनके प्लेयर से बात कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे पाकिस्तान जीते, लेकिन आई थिंक इंडिया इज़ अ बेटर टीम। सर, यहाँ पर हमेशा कहते हैं कि वो विराट का एक फेवरेट ऑपोजिशन है। विराट का वनडे का हाईएस्ट स्कोर उन्हीं के अगेंस्ट है 183, और वो तो ऐसे कहते हैं कि ये विराट हमेशा जब वो सिचुएशन आता है वो एक्सेल करते हैं, वो थ्राइव करते हैं जब चैलेंजेस होता है। तो विराट के लिए अपॉर्चुनिटी एक बार फिर पाकिस्तान के लिए खेलने का? हाँ, देखिए वो बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है वो, और हमेशा बड़े ओकेजन्स पे उसने परफॉर्म किया है, तो आई एम होपफुल कि कल भी ऐसा ही होगा। और सर, हम जैसा कह रहे हैं कि इंडिया के एक और एडवांटेज हो, सारे प्लेयर्स थोड़ी बैटिंग की, विराट इंक्लूडिंग विराट ने थोड़ा टाइम स्पेंड किया है विकेट पे, तो ये एक है कि इंडिया थोड़ा प्रिपेयर्ड होके है, क्योंकि पिछला मैच बांग्लादेश से यहीं इसी वेन्यू पे खेली थी, तो विराट एंड पूरी टीम थोड़ी प्रिपेयर्ड होगी। बिल्कुल एडवांटेज है इंडिया के साथ, क्योंकि वो इस ग्राउंड पे पहले खेले हैं। वैसे पाकिस्तान काफ़ी खेलता है इस ग्राउंड पे, काफ़ी उन्होंने मैचेस खेले हैं, तो लेकिन इंडिया मुझे लगता है कि बेटर बैलेंस साइड है, इसलिए एडवांटेज भारत को है। देश की राजधानी भोपाल में 2 दिवसीय ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन होने जा रहा है और आपको सीधी और एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं हम उस डोम के अंदर से, उस जगह से जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को इस जगह पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे पहले वो भव्य स्टेज आपको दिखा देते हैं। ये वो स्टेज है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। सबसे खास बात यह है कि इस बार कोई एक स्टेज का कार्यक्रम नहीं है। यहाँ पर स्टेज पर कोई भी जो है वो उद्योगपति या फिर कोई जो बड़े गेस्ट आ रहे हैं वो नहीं बैठेंगे, बल्कि स्टेज पर सीधा जाकर प्रधानमंत्री इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा ये जो जगह पूरी आप देख रहे हैं, काफ़ी स्पेशियस इस पूरे डोम को बनाया गया है और यहाँ पर करीबन 3000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की गई है। और जो 3000 लोग इस डोम में बैठेंगे उनके लिए सीटिंग अरेंजमेंट्स कैसे किए गए हैं वो भी आपको दिखा देते हैं। इस जगह पर जितने भी लोग अंदर रहेंगे, यहाँ पर किसी को मोबाइल फोन्स तक अलाउड नहीं रहेंगे, अंदर कैमराज अलाउड नहीं रहेंगे। बहुत ही सिक्योरिटी के साथ सभी को यहाँ पर एंट्री दी जाएगी। 25,000 मेहमानों को ही एंट्री पूरे इन्वेस्टर समिट में दी जाने वाली है। करीबन कई रजिस्ट्रेशंस को कैंसिल किया गया है। इस जगह पर 3000 लोग रहेंगे
इसके साथ ही साथ MPIDC लगातार मेहमानों के ठहरने की, रुकने की व्यवस्था कर रहा है। MSME सेक्टर में 10,000 उद्योगपति आएंगे, टेक्सटाइल्स में 2500, फूड प्रोसेसिंग में 2500, स्किल डेवलपमेंट में 1200, बाकी अन्य सेक्टर में करीबन 5,800 यहाँ पर उद्योगपति आने वाले हैं। जो प्रमुख उद्योगपति हैं उसमें गौतम अडानी, कुमार मंगलम बिरला समेत कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कि शामिल होने वाले हैं। 2 दिवसीय इन्वेस्टर समिट है। सुबह 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। 1.5 घंटा वो यहीं रहेंगे। इस डॉम में 3,000 उद्योगपति मौजूद रहने वाले हैं। उद्योगपतियों से मुलाकात भी प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके साथ ही साथ पूरे भोपाल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। सभी जो वॉल्स हैं वहाँ पर ट्राइबल आर्ट किया गया है, जिससे कि मध्य प्रदेश का जो कल्चर है वो रिफ्लेक्ट हो। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि कनाडा, जर्मनी, जापान, मोरक्को, पोलैंड, रशिया और यूनाइटेड किंगडम, इनमें से कई जगहों पर CM खुद विदेश दौरे पर गए थे और दौरा करके आए हैं और ये सभी कंट्रीज इस की पार्टनर है। लोगो आप देखेंगे, लोगो बेहद ही खास है। उत्तर प्रदेश में मंदिर शक्तिपीठ पर कब्जे का आरोप वो भी विधायक के भाई पर द्वारा किया जा रहा है। यही नहीं, मुस्लिम के साथ मिलकर कहीं ना कहीं इस मंदिर पर कब्जे का आरोप और कई प्रताड़ना देने का आरोप, और हालात ये हो गए हैं कि वहां पर जो पुजारी तैनात हैं अब वो पलायन करने को तैयार हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश योगी सरकार से गुहार लगाई गई। हमारे साथ मौजूद है, आप पूछते हैं क्या है पूरा मामला। ये बताइए, क्या नाम है आपका? सोनिया शर्मा। मेरा नाम सोनिया शर्मा है। क्या पूरा मामला है, किस तरीके से आप प्रताड़ित करने की बात कर रहे हैं और कौन है ये विधायक का भाई प्रताड़ित कर रहा है? ये सुरेश विधायक का भाई धर्मेंद्र यादव है। खाटू श्याम बाबा का मंदिर मजीठा बाराबंकी में बना हुआ है, जिस मंदिर को बहुत टाइम से ये लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर जो है कब्जा कर लें और मंदिर तोड़ के यहाँ मस्जिद बनवाने की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम करवाने की बात कर रहे हैं। मुझसे बोल रहे हैं कि जो भी यहाँ पे भक्त आते हैं इनको आप मना करिए। और मेरे हस्बैंड के साथ अभी बहुत जल्दी ही वो हाथापाई इन्होंने की है। 15 तारीख को हाथापाई की धर्मेंद्र यादव ने खुद घसीट के मेरे हस्बैंड को खेतों में दौड़ा के मारा। आपने इसकी कोई पुलिस कंप्लेंट की? जी, मैंने प्रशासन को कंप्लेंट भी की, सबके पास गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है क्योंकि वो क्या वजह है? वो दबंग टाइप के लोग हैं और उनके पास पावर है, इस वजह से उनकी सुनवाई हो रही। मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं जिसके पास भी जा रही हूँ सब लोग मुझे दबाने के प्रयास में हैं कि आप ऐसा करिए, आप शांत रहिए, आप कुछ ना करिए। और उन्होंने धर्मेंद्र यादव ने मंदिर पे आके सबके सामने धमकी दी है कि मंदिर तोड़ के यहाँ पर जो है आपकी कब्र बनवाऊंगा और यहाँ पर मजार बनवाऊंगा और हिंदू मुस्लिम करवाऊंगा। ये क्यों ऐसा करने को बोल रहे हैं? क्या मतलब वो क्या चाहते हैं? मंदिर से क्या कोई नफरत है उन्हें, कोई दिक्कत है? मंदिर से नफरत भी है उनको और मुझे लग रहा है कि उनका जो प्लान है वो सब प्लॉटिंग कर रहे हैं। वहाँ अगल बगल सब मुसलमानों की जमीनें लेके प्लॉटिंग कर रहे हैं और मिलकर वहाँ पे सबकी षड्यंत्र है ये, मिलकर वहाँ पर मंदिर की जो अर्थव्यवस्था को उसको बिगाड़ना चाहते हैं ताकि भक्तों को जो है अव्यवस्था, पंडितों को बहुत प्रताड़ित कर रहे हैं। और हमारे मंदिर प्रांगण में घुस जाते हैं उनके आदमी, अंदर बैठ के दारू सिगरेट ये सब करने लग जाते हैं। जब भगाओ तो फिर वहाँ मार तोड़ लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं। अच्छा, तो क्या वहाँ के जो आपके पुजारी हैं वो सब पलायन कर रहे हैं क्या? जी, पुजारी जो हैं सब बहुत डर गए हैं, लेकिन हमने किसी तरह उनको समझाया है, लेकिन पुजारी बहुत डरे हुए हैं, वो भागने के उसमें हैं। ये जो व्यक्ति है विधायक का भाई, क्या है ये, किसके मुकदमे दर्ज है इसके ऊपर, किस तरीके का है? जी, इसकी जांच करवाने पे हमने कुछ लोगों से जब पता किया तो पता चला कि इसके ऊपर बहुत सारे मुकदमे। लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से एक सराहनीय कदम उठाया जा रहा है। हफ्ते के हर शनिवार के दिन तकरार निवारण दिन के रूप में लोगों की समस्याओं का जो है वो हल निकाला जाता है, जिससे कि वो सीधे पुलिस से रूबरू होते हैं, अपनी समस्याएं बताते हैं और पुलिस उनका हल निकालती है। हमारे साथ हैं इस पर बात करने के लिए डीसीपी मनीष कलवानिया जी। सर, हर हफ्ते एक तकरार निवारण दिन मनाया जा रहा है मुंबई पुलिस की तरफ से, क्या कहेंगे, क्या हेतु है इसके पीछे और लोगों का रिस्पांस कैसा है? जैसा आपने बोला, हर शनिवार के दिन हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनकी सूचना के अनुसार और गवर्नमेंट का जो धोरण है उसके अनुसार हम तकरार निवारण दिन का आयोजन करते हैं, जिसके अंदर जो कोई फिरियादी है जिन्होंने कंप्लेन ऑलरेडी दी हुई है या फिर जिन्होंने कोई एक एप्लीकेशन दिया हुआ है पुलिस स्टेशन में या किसी भी तरह की उनको पुलिस को लेके जो कोई उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको आमंत्रित करते हैं। और हर पुलिस स्टेशन में अंदाजे 40 से 50 संख्या में तकरारदार आते हैं और सीनियर अधिकारी
किसी न किसी पुलिस स्टेशन में विजिट करते हैं और डायरेक्ट जो तकरारदार हैं, जो शिकायत करता है, उनसे मिलते हैं, उनसे बात करते हैं और वहीं पर जो उस तकरार को जो इन्वेस्टिगेट कर रहा है उस ऑफिसर को भी सामने रखते हैं, जिससे कि ये जो टाइम है वो कम से कम हो उनकी इन्वेस्टिगेशन का और उनके सामने एक उसका स्टेटस भी बताया जा सके। जी सर, कितने लोग आते हैं और क्या हर पुलिस स्टेशन में इस तरीके के प्रोग्राम्स हो रहे हैं और लोगों का किस तरीके से रिस्पॉन्स है? लोगों का रिस्पांस इसमें बहुत अच्छा है और हर पुलिस स्टेशन में शनिवार के दिन ये तकरार निवारण दिन का आयोजन किया जाता है और इसके पीछे लोगों में और उनके अंदर एक सुसंवाद हो, एक कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन फास्ट हो, इसके लिए ये हम इसका आयोजन करते हैं। इसके अंदर 40 से 50 तकरारदार लगभग हर पुलिस स्टेशन में आते हैं। इसके अंदर महिला और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए अलग टाइम और अलग दिन डिसाइड किए हुए हैं और सभी जो भी तकरारदार है उनको डायरेक्टली वहाँ पे हैंडल किया जाता है और सबकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना जाता है। सर, आखिरी सवाल, लोगों से क्या अपील करेंगे, लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे और आने वाले दिनों में क्या इस तरह की और भी एक्सरसाइज हैं जो होंगी जिससे कि पुलिस और लोगों में जो है तालमेल बढ़े? लोगों को यही सूचना मेरी तरफ से रहेगी कि आपकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है और आप चाहते हैं कि सीनियर ऑफिसर्स के सामने या फिर महाकुंभ अब आखिरी चरण में है, जिसमें सिर्फ 4 दिन बचे हैं। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ ही महाकुंभ खत्म हो जाएगा और ऐसे में श्रद्धालुओं की आस्था सैलाब बनकर उमड़ी है। आज वीकेंड में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और इसी से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको देते हैं। महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा 60 करोड़ के पार चला गया है। जी हां, रिकॉर्ड टूट गया है, 60 करोड़ के पार यह आंकड़ा। और आज कुंभ का 41वां दिन है और 60 करोड़ के पार यह आंकड़ा पहुंच गया, 60 करोड़ 60 लाख के आसपास। आज महाकुंभ में 1 करोड़ 29 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया है और कल रविवार का दिन है, ऐसे में भीड़ बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अनुकूल वातावरण का ही परिणाम है कि महाकुंभ में देश की आधी आबादी अब तक आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुकी है। आज 60 करोड़ लोग यानी 60 करोड़ श्रद्धालु 13 जनवरी से लेकर के आज 22 फरवरी है, 22 फरवरी के बीच 60 करोड़ श्रद्धालु महाकुंभ में आस्था की पवित्र डुबकी लगा चुका होगा। भक्तों के साथ साथ नेताओं और मंत्रियों का भी महाकुंभ स्नान का सिलसिला जारी। आज केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा भी महाकुंभ में स्नान करने के लिए पहुंचे। उनके साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और बीजेपी के कई और नेता भी मौजूद थे और जेपी नड्डा ने योगी के साथ डुबकी लगाई, वहीं पूजा अर्चना भी की। साथ ही जेपी नड्डा का परिवार भी साथ था और उन्होंने आस्था की डुबकी लगाकर आशीर्वाद लिया। ये 2 तस्वीरें आपके सामने। तो एक तरफ स्नान किया गया और यूपी कैबिनेट के मिनिस्टर्स भी दिखाई दिए, मुख्यमंत्री योगी दिखाई दिए, जेपी नड्डा सब परिवार स्नान करते दिखे, तो पूजा अर्चना भी विधिवत की गई। अब बात केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की नाराजगी का, जिनका गुस्सा एयर इंडिया पर निकला है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान भोपाल से दिल्ली आ रहे थे और इसी दौरान उन्हें बैठने के लिए टूटी हुई सीट मिली, जिससे वो भड़क गए और उसके बाद सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने किया जिसमें उन्होंने उसकी क्लास लगाई। इसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की ओर से जो उनको माफी भी मांगी, उनसे मांगी गई। शिवराज सिंह चौहान ने लिखा कि मुझे लगता था कि फ्लाइट की हालत सुधरी होगी, लेकिन सफर ने मेरा भ्रम ही तोड़ दिया है। शिवराज सिंह चौहान की पोस्ट के बाद से नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी एक्शन में आ गए और उन्होंने डीजीसीए को मामले को देखने के लिए कहा। वहीं एयरलाइन से मामले को लेकर एक्शन की बात कही गई और शिवराज सिंह चौहान से इस पर बातचीत की गई। वो तो मैंने कर दिया, कुछ कहना नहीं है, वो तो मैंने कर दिया, कुछ कहना नहीं है।
अब बात पंजाब की, जहां पर भ्रष्टाचार का चौंकाने वाला मामला सामने आया। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार के एक मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि वो पिछले 20 महीनों से एक ऐसे विभाग को चला रहे थे जो असल में था ही नहीं। ये बात तब सामने आई जब पंजाब सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया। इसमें बताया गया कि कुलदीप को दिया गया प्रशासनिक सुधार विभाग कागजों में तो था, लेकिन हकीकत में इसका कोई वजूद ही नहीं था, जिसे लेकर अब सियासत तेज हो गई है। वहीं मामले में भगवंत मान की सफाई भी आई है। नहीं, वो तो पहली सरकार असल चले वो हम असं नाम बदल के उन्हें डिपार्टमेंट बनाया। पहले तो बस वैसे नाम दे सी, कोई स्टाफ नहीं सी, कोई ऑफिस नहीं सी। हुण उन्होंने एक मतलब पॉजिटिव भी कले कोई ब्यूरोक्रेसी सुधार लिया या कोई कुछ वो डिपार्टमेंट है, क्योंकि दो डिपार्टमेंट ने, एक जो गवर्नमेंट का जो अमन होना को है, एक प्रशासन। तो उन पहला उन्हें दोनों से कन्फ्यूजन थी। आज पता लगा है कि उस नाम का तो कोई विभाग ही नहीं था पंजाब सरकार को। 2 साल वो अपने आप को एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के मिनिस्टर समझी गए हैं, मगर उस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म डिपार्टमेंट ही कोई नहीं एग्जिस्ट करता था। कितने अफसोस की बात है कि पंजाब सरकार के हालात देख लो कि आप किसी को एक मिनिस्ट्री अलॉट कर रहे हो, मगर वो मिनिस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। और मिनिस्टर साहब भी वैसे आगे, ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब, वैसे ही मिनिस्टर साहब जिनको पता ही कुछ नहीं लग रहा। तो भाई पंजाब के असली हालात यही है कि पंजाब के खजाना मंत्री कहते हैं कि बहुत हालात अच्छे हैं, मगर हालात ये बन गए कि पंजाब आज 3.25 लाख करोड़ का कर्जई है। ये उस तरह की सरकार है भी। 3 साल हो गए, 3 साल में ये महकमा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स सो कॉल एक महकमा था जिसकी शायद कुलदीप सिंह धालीवाल को ये पता ही नहीं भी वो महकमा ही नहीं है। तो आप ये देखिए भी आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं पंजाब में। पंजाब के लोगों ने एक क्लाउन्स की गवर्नमेंट इलेक्ट कर ली, क्लाउन्स की सरकार जो पंजाब में घूम रही। कल जो इंडिया पाकिस्तान के चैंपियंस ट्रॉफी में मैच होने वाला है, उसमें माँ गंगा व माँ यमुना, माँ सरस्वती के संगम तट पे हमने स्नान करके, अमृत स्नान करके और प्रार्थना करी कि ये चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान को बुरी तरह से हरा करके और चैंपियंस ट्रॉफी अपने नाम करते हुए भारत का परचम पूरे विश्व में लहरा दे। इसी कामना के साथ पुण्य की डुबकी लगाई है। तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरे एक्शन में नजर आ रहे हैं और पहली ही कैबिनेट में ताबड़तोड़ फैसलों के बाद रेखा गुप्ता ने पहली बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की। फिर उसके बाद मंत्रियों के साथ एक बैठक की और सूत्रों के मुताबिक बैठक में आने वाले बजट पर मंथन हुआ है। महिलाओं के लिए 2500 रुपए वाली सम्मान योजना पर चर्चा हुई है। पूर्व सीएम आतिशी ने एक चिट्ठी लिखी है और 250 रुपए वाली स्कीम पर बात करने के लिए उन्होंने समय मांगा है।
तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता के साथ मंत्री भी एक्शन मोड में आज दिखाई दिए। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा राजधानी की सड़कों पर योजनाओं का जायजा लेते हुए दिखाई दिए। तो वहीं शहरी विकास मंत्री आशीष सूद सफाई व्यवस्था की सुध लेते दिखे। एमसीडी अधिकारियों को उन्होंने फटकार लगाई। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह ने अस्पतालों की सेहत का हालचाल जाना। पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली में आज अलग अलग जगह पर विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। प्रवेश वर्मा का पहला पड़ाव भैरव मार्ग रोड था, जहां पर उन्होंने चल रहे सड़क मरम्मत के कार्य की समीक्षा की। उसके बाद बारापुल एक्सटेंशन परियोजना का निरीक्षण करते हुए दिखाई दिए। दिल्ली में नई सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं अलग अलग कार्यों का जायजा लेते दिख रहे हैं। इस समय मैं दिल्ली के बारापुला प्रोजेक्ट पे खड़ा हुआ, जहां आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिल्ली के जो नए पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं प्रवेश वर्मा यहां पर विकास कार्य का, निर्माण कार्य का जायजा लेते दिख रहे हैं। अभी वो कुछ देर पहले इंजीनियर से बातचीत कर रहे थे, कर्मचारियों से बातचीत कर रहे थे और कुछ ही देर पहले वो भैरव मार्ग स्थित जो सड़क है उस पे जो रिपेयर वर्क चल रहा है उसका भी जायजा लेते दिखे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे वो यहां से नीचे उतर रहे हैं और पहले वो ऊपर जाते हैं और इंजीनियर से बातचीत करते हैं, जो कर्मचारी हैं उससे बातचीत करते हैं। और पहले जब वो सड़क निरीक्षण कर रहे थे तब वो पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं उनसे भी बातचीत करते हैं, क्योंकि दिल्ली में नई सरकार बनने के बाद जो मंत्री हैं वो पूरे एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अलग अलग जो विभागों के जो मंत्री हैं वो धरातल पर जा रहे हैं, विकास कार्य हैं और भी जो अन्य कार्य हैं उसका जायजा लेते दिख रहे हैं। कैमरामैन लोकेंद्र पांडे के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। इतने समय से काम चल रहा है, कभी भी कोई विजिट करने नहीं आया था। इसमें एक दो इश्यूज बताए हैं। एक तो इनका पेमेंट का इशू है और एक इनको जो है फॉरेस्ट क्लियरेंस स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। पूरे आम लोगों को पता ही नहीं है कि 25 लाख का बीमा जो है चिरंजीवी योजना का वो आज कायम है कि नहीं, किसी को नहीं मालूम है, बताने के लिए कोई तैयार नहीं है। प्राइवेट जो अस्पताल थे वहाँ पे इलाज बंद हो गया है चिरंजीवी योजना वालों का। वो कहते हमें पेमेंट नहीं मिल रहा है, दवाएं है नहीं, खरीदने की अथॉरिटी दी नहीं गई है। गाइडलाइन जो होती है स्टेट गवर्नमेंट के मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की, उन्होंने गाइडलाइन जारी नहीं करी है। तो डॉक्टर कंफ्यूज हैं कि हम क्या इलाज करें क्या नहीं करें, कौन सी दवाई खरीद सकते हैं नहीं खरीद सकते हैं, किसी को नहीं मालूम है। ये हालात में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बिगड़ गई राजस्थान के अंदर। लोग बहुत दुखी हैं, चक्कर लगा रहे हैं अस्पतालों के अंदर, दवाएं नहीं मिल रही है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और मैंने सुना कि जोधपुर में तो एमडीएम में 76 करोड़ रुपए कर्जे हो गए हैं। मुख्यमंत्री कल आ रहे हैं जोधपुर के अंदर, उनको चाहिए कि कम से कम मालूम तो करें कि 76 करोड़ के कर्जे होने के बाद में सारे वेंडर जो है जो सप्लाई करते हैं दवाइयों को या इक्विपमेंट को, सबने बंद कर दिया, वहां पर देना बंद कर दिया है। क्या स्थिति बन रही है? संभागीय मुख्यालय है, पूरे संभाग के लोग यहाँ आते हैं इलाज के लिए। वहां की स्थिति करिए है तो आप समझ सकते हो बाकी जिलों की स्थिति क्या होगी। स्थिति बड़ी विकट होती जा रही है, इसलिए मैंने कहा अनुभव की जरूरत है। राजस्थान में अनुभव एडवाइजर मिस्टर माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आवश्यकता है अच्छे एडवाइजर की। बीजेपी के अंदर बड़े पुराने लोग बैठे हैं, चुनाव जीत नहीं पाए होंगे, मान लो कभी एमपी रहे होंगे, एमएलए रहे होंगे, मंत्री रहे होंगे, चुनाव जीतना नहीं जीतना अलग बात है। उनका अनुभव का लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? वो एमएलए की जीत क्या होंगे, अनुभव का कोई विकल्प नहीं होता। मैं बार बार कह रहा हूं, वरना वो मैं समझता हूं कि गुड गवर्नेंस की बात छोड़ो, त्राही मची हुई राजस्थान के अंदर, त्राही मची हुई है। शिक्षा में, स्वास्थ्य में, स्कूल बंद कर देंगे।
मुख्यमंत्री मोहन यादव आज टेंट सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे हुए हैं। सर, एक भव्य हम कह सकते हैं कि आयोजन और सभी इन्वेस्टर्स इंतजार कर रहे हैं आने का। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम अपने भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रहे हैं, उनके रुकने के लिए टेंट सिटी। सर, इतने बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, सर किस तरह से मध्य प्रदेश लगातार आगे बढ़ रहा है? स्तरीय लोग हैं तो उनके लायक व्यवस्था करना पड़ती है और उसी प्रकार का प्रबंधन हमने किया। सर, बस एक सवाल, क्योंकि आप पिछले एक साल से लगातार इन्वेस्टर्स को लाने में जुटे हुए हैं, आपको लगता है कि इस बार भी बड़ा निवेश आने वाला है? निश्चित रूप से हमारा प्रयास है कि अपने युवाओं के लिए अधिक से अधिक निवेश लाएं। तो ये मुख्यमंत्री मोहन यादव थे जो कि बता रहे हैं हमको कि किस तरीके से वो युवाओं को लेकर सोच रहे हैं और युवाओं के साथ जो है वो एक न्याय हो सके, युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके, इसलिए वो इस इन्वेस्टर समिट का आयोजन कर रहे हैं। और यहाँ पर वो टेंट सिटी का निरीक्षण करने पहुंचे थे, जहाँ पर उन्होंने बताया कि अच्छी से अच्छी बेहतर व्यवस्थाएं वो करने में मेहमानों के लिए जुटे हुए हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन बिहार के लखीसराय में एक खास क्रच बनाया गया है। यहाँ सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं के नवजात बच्चों की देखभाल की जाती है। क्रच में 6 महीने से 5 साल के बच्चों की देखभाल के लिए तमाम सुविधाएं मौजूद हैं। नियम यह है कि इसमें जो 5-6 महीने से ज़्यादा 6 महीने तक माताओं को पैटर्निटी लीव मिलती है, तो 6 महीने से लेकर 5 साल तक बच्चे यहाँ रह सकते हैं। तो नामांकन कोई प्रक्रिया नहीं है, बस इसमें शर्त है कि उनके माता पिता कामकाजी जो सरकारी परिसर में काम करते हैं, समाहरणालय परिसर में काम करते हैं, वो रहने चाहिए। और जब वो काम करने आते हैं तो बच्चों को अपने साथ ला सकते हैं, बच्चों को यहाँ रख सकते हैं। क्रच में खिलौनों के अलावा दूसरे खेलों की भी सुविधाएं हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए पूरे क्रच में गद्दे लगे हैं। पालना घर का उद्देश्य ये है कि जो वर्किंग वुमन है, माता पिता दोनों वर्किंग है, उनके बच्चे की देखरेख के लिए ये बनाई गई है। इसमें समाहरणालय परिसर के जो महिला कर्मी हैं उन्हीं के बच्चे के लिए बनाए गए हैं विशेषकर, और इसमें मैक्सिमम 10 बच्चे रखने की सुविधा है। तो माताएं जब ऑफिस जाती हैं तो अपने बच्चे को छोड़कर और फिर ऑफिस से घर जाते वक्त अपने बच्चे को लेकर निश्चिंत पूर्वक जा सकती है। यहाँ उनके रहने, सोने, खाने और साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था है, किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो सकती है यहाँ। क्रच में रोजाना 10 बच्चों को रखा जा सकता है। जब उनकी माताएं काम पर जाती हैं, प्रशिक्षित लोग उनकी देखभाल करते हैं। प्रेस के सभी साथियों का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, आज केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, माननीय पीयूष गोयल जी, माननीय प्रहलाद जोशी जी, पंजाब सरकार के मंत्री और अन्य अधिकारी गणों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हमारी लगभग 3 घंटे तक हमारी चर्चा चली और बड़े विस्तार से हमने सारे तथ्य बातचीत की टेबल पर रखे। पूरे देश के किसानों की 23 फसलों की 100% खरीद एमएसपी पर करवाने हेतु जिस एमएसपी गारंटी कानून के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं पिछले 1 साल से, उसके सारे तथ्य हमने बातचीत की टेबल पर रखे। और हम धन्यवाद भी करना चाहते हैं दोनों फोरमों की तरफ से उन तमाम एक्सपर्ट्स का, उन तमाम खेती विशेषज्ञों का जो पिछले 3-4 सालों से जब जब हम उनसे उम्मीद करते हैं वो हमारे साथ बैठ के सारी चीजें विस्तृत तरीके से हमारे साथ साझा करते हैं, डिस्कशन करते हैं, चर्चा करते हैं। माननीय देवेंद्र शर्मा जी, माननीय प्रकाश कामारेड्डी जी, कविता कुरुगंटे जी, किरण विस्सा जी, एडवोकेट कंवरजीत जी, हमारे दोनों फोरमों की अन्य सारी रिसर्च टीमें, इन तमाम और भी जो हमारे खेती विशेषज्ञ हैं जिन्होंने समय समय पे हमारा सहयोग किया। आज हम ये पहली बार हुआ होगा कि 3 घंटे तक एक एक चीज, एक एक डाटा कि किस तरीके से एमएसपी गारंटी कानून पे किस तरीके से खरीद होगी, कितना पैसा खर्च आएगा, ये पूरे विस्तार से रखा, एक एक दाने का पूरा हिसाब किताब रखा।
किसानों की एक बार फिर आज मीटिंग हुई है यूनियन मिनिस्टर्स के साथ, और क्या रहा उसमें 19 मार्च हालांकि अगली तारीख डाली गई है। तो हमारे साथ सुखजीत सिंह हरदो-चंडे हैं, फार्मर लीडर, उनसे बात करेंगे। सुखजीत जी, आप डलेवाल साहब के साथ लगातार रहे हैं फास्ट रन टू डेथ में, आज दूसरी दौर की फिर मीटिंग हुई है, तो क्या इसमें निकला है इस मीटिंग में? देखिए, आज जो पूरा 3 घंटे जो चर्चा हुई है वो MSP गारंटी कानून बनाने के ऊपर चर्चा हुई है। हमने सरकार के सामने, उनके मंत्रियों के सामने पूरे अपने आंकड़े जो है फसल बाई फसल जो है वो रखे हैं कि हमें कैसे इस देश के किसान को लूटा जा रहा है। जो सरकार CFCP से MSP डिक्लेयर करती है वो भी किसानों को सही तरीके से मिल रही है, कितना घाटा किसानों को पड़ रहा है, और पिछले 5 साल में कितना खेती बजट जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को वापस किया गया अनएक्सपेंडेड। ये सारे आंकड़े रखेगा, OECD की रिपोर्ट रखेगी वहां उनके सामने। तो काफी डिटेल चर्चा के बाद हमने सरकार से ये सवाल किया कि आप हमें ये बताइए कि MSP गारंटी लॉ बनाने में क्या परेशानी है। तो उनका ये कहना था कि जो आपके ये डाटा है ये हमें मुहैया करा दीजिए, हम इसको स्टडी करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपने सेक्रेटरी के साथ। और मंत्री खुद ही बोले कि हमें ये जरूर है, इसमें दिलचस्पी है कि हम खुद भी इसको पढ़ें ये डाटा जो है, और हम जो है दोबारा आपके साथ इसके ऊपर विशाल रूप से चर्चा करने के लिए तैयार हैं MSP गारंटी कानून के ऊपर। चाहे 19 मार्च अगली तारीख पड़ गई है, लेकिन डलेवाल साहब लगातार जो है वो फास्ट रन टू डेथ पे हैं। मिनिस्टर्स ने अपील भी की, तो क्या निर्णय लिया उन्होंने? नहीं, देखिए, वो जो फास्ट रन टू डेथ है वो स्टैंड कर रहा है। जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती, MSP गारंटी कानून नहीं बन जाता, तब तक वो जारी रहेगा। उसके लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए डलेवाल साहब भी तैयार हैं और उसके बाद हम भी तैयार हैं, वो बिल्कुल स्टैंड करता रहेगा। पॉजिटिव माहौल में थी मीटिंग, आपको लगता है चीज आगे बढ़ेगी चीजें? नहीं, मुझे लग रहा है कि मीटिंग बहुत पॉजिटिव माहौल में थी कि उन्होंने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना, और वो ध्यान से सुनने के बाद ही उन्होंने उसके अंदर ये इंटरेस्ट दिया। हम बार बार यही कहते थे कि CACP 23 फसलों पे MSP डिक्लेयर करती है, उसके अंदर क्या सरकार की मजबूरी है कि गारंटी लॉ नहीं बन सकता। जब सरकार खुद, खेती बाड़ी मंत्री खुद कहा कि मेरा भी मानना है कि जो MSP हम डिक्लेयर कर रहे हैं सरकार की फसल उसके नीचे नहीं बिकनी चाहिए, तो हमने बोला इसी गारंटी हम लोग मांग रहे हैं। हम इससे ज्यादा क्वेश्चन, पहला काम तो स्टेप यही है, तभी आगे बढ़ा जा सकता है। पहले इसके ऊपर जो है तो वो चर्चा होनी चाहिए जरूर। शंभू बॉर्डर से किसानों ने जो है मशहूर सिंगर यो यो हनी सिंह अपने मिलेनियर टूर में मुंबई में जमकर धूम मचा रहे हैं। मुंबई में अपने कॉन्सर्ट में हनी सिंह बिल्कुल ग्रैंड स्टाइल में एंट्री करते दिखे। यो यो हनी सिंह के कॉन्सर्ट को देखने के लिए उनके फैंस का भारी जमावड़ा था। खास मेहमानों में जैकलीन, नुसरत और क्रिस्टल डिसूजा शामिल थी। मुंबई से हनी सिंह ने अपने मिलियनेयर टूर की शुरुआत कर दी है और ये शो रहा काफी धमाकेदार। इस कॉन्सर्ट में शामिल हुई अविका गौर, जो यहाँ पहुंची अपने बॉयफ्रेंड मिलिंद संग। इसके अलावा नजर आए जैकलिन और कई और सितारे। देखिए कैसे हनी सिंह के गानों पर ये सभी नाच रहे हैं और इस कॉन्सर्ट को कर रहे हैं दिल खोल कर। ब्राउन रंग दे मुंडे पट्टी देनी सारी मेरे टाउन दे, कोई कमी बॉटल वोडका काम मेरा रोज का, ना कोई मुझको रोके ना किसी ने रोका। ये सब बाद में है, अच्छा सब बाद में है। बच्चों का कमबैक होता है और लेजेंड्स रिवॉल्यूशन लाते हैं। कैंडी यो यो हनी सिंह, वी आर वेरी हैप्पी कि बहुत आज यो यो का कॉन्सर्ट हो रहा है। हनी के कॉन्सर्ट के लिए आए हैं आप सभी? बहुत ज्यादा। So, क्या एक्सपेक्टेशन है कॉन्सर्ट के लिए? आई फील इट्स गोइंग टू बी क्रेजी। जिस हिसाब से बाहर क्राउड है, आई एम वेरी एक्साइटेड। भाई एक के बाद एक अपने हिट गानों की लाइन ही लगा डाली हनी सिंह ने और सभी लोग हनी सिंह के सुरों पर थिरकते नजर आए। तो आइए खुद लेजेंड यानी कि यो यो हनी सिंह से ही जानते हैं कि इस लाइव कॉन्सर्ट में उन्हें कितना मजा आया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस और बहुत ही अद्भुत तरीके से विद स्टेज आज तक यो यो हनी सिंह। हनी बहुत ही इनक्रेडिबल रहा, जैसे कि आपने प्रॉमिस किया था। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर एवरीबॉडी। इस तरह से ऑडियंस का क्रेज देखा, कितना अपने आप में यो यो सिंह ने एंजॉय किया। बहुत एंजॉय किया, अपनी जवानी, अपना बचपन याद आ गया सब। तो देखा आपने मुंबई के इस कॉन्सर्ट में यो यो हनी सिंह का जादू तो फैंस पर चल गया। इसके अलावा 28 फरवरी को लखनऊ में, 1 मार्च को दिल्ली में, 8 मार्च को इंदौर में, 14 मार्च को पुणे में, 15 मार्च को अहमदाबाद में, 22 मार्च को बैंगलोर में,
23 मार्च को चंडीगढ़ में, 29 मार्च को जयपुर में और 5 मार्च को कोलकाता में यो यो हनी सिंह का लाइव कॉन्सर्ट होगा, यानी कि मिलेनियर का टूर जो लेकर आया है इंडिया टुडे क्या स्टेज आज तक। तो भाई आप सभी हो जाइए तैयार, फिर एक बार चलेगा हनी सिंह का जादू। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ। अब खबर राजस्थान से, जहां विधानसभा में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस के विधायकों के निलंबन वापसी को लेकर कांग्रेस के विधायक धरने पर हैं। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार रात करीब 20 कांग्रेस विधायक विधानसभा के अंदर ही रुके। प्रदर्शनकारी विधायकों की संख्या अब बढ़कर 50 से ज्यादा हो गई है। दरअसल जारी बजट सत्र के दौरान कल मंत्री अविनाश गहलोत के बयान को लेकर कांग्रेस नाराज है। मंत्री ने इंदिरा गांधी को लेकर बयान दिया था, जिससे कांग्रेस विधायकों ने सदन में प्रदर्शन किया। इस पर 6 विधायकों को पूरे बजट सत्र के लिए सस्पेंड किया गया। इसी निलंबन के विरोध में कांग्रेस के विधायक धरने पर बैठे। देवंकुर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ये प्रदर्शन अब तेज होता हुआ दिख रहा है देवंकुर। बिल्कुल, कल सोमवार का दिन है। आज चूंकि विधानसभा सत्र में नहीं है, रिज्यूम करेगी मंडे को। और मैं आपको बता दूं कि अशोक गहलोत, सचिन पायलट जो कद्दावर नेता है राजस्थान के, वो इस धरना प्रदर्शन में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का ये कहना है कि आप विधानसभा में दादी नानी करने के लिए थोड़ी ना आते हैं। इन नामों से किसी भी नेता को, कद्दावर नेताओं को संबोधित करने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम के बारे में बताइए, आपने क्या किया, क्या आप करने की मंशा रखते हैं, उस बारे में बताइए और अपमानजनक तरीके से हमारे नेताओं के बारे में बात मत करिए, ये कांग्रेस का कहना है। इसके अलावा 6 जो विधायकों को सस्पेंड किया गया है, जिसमें राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल है, उनके निलंबन की वापसी भी मांग कर रही है कांग्रेस। तो विपक्ष में राजस्थान में कई कद्दावर नेता हैं, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली, अशोक गहलोत, सचिन पायलट शामिल हैं। और अब ये लग रहा है कि जो सवाल खड़ा कर रहा है विपक्ष, उसको लेकर भजनलाल शर्मा की सरकार को हो सकता है जल्द जवाब देने पड़े। साफ तौर पर जिस तरह से आपकी दादी शब्द का इस्तेमाल किया था अविनाश गहलोत ने, उसको लेकर कांग्रेस विधानसभा के अंदर और बाहर दोनों जगह धरना प्रदर्शन करने की मंशा रख रही है। और मैंने गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है, उनका कहना था कि घेराव करेंगे विधानसभा का कांग्रेस के नेता और एक आमने सामने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। देखिए, अगर 6 विधायकों का निलंबन वापस नहीं होता तो क्या आगे का कांग्रेस का रुख रहेगा, ये जानना बेहद दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि अभी एक गतिरोध की स्थिति बनी हुई है। आने वाले समय में क्या कांग्रेस इसी प्रकार की तकरार, इसी प्रकार का आक्रामक रुख बरकरार रखती है? अगर रखती है तो क्या मार्शल को बुलाकर वासुदेव देवनानी, जो कि विधानसभा अध्यक्ष एक पत्नी पर, एक मां पर पिछले कई दिनों से प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार वह अपने घर में नहीं रुक पा रही हैं, अपने बच्चे को लेकर दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कई बार पुलिस से साथ संपर्क किया, लेकिन पुलिस भी सुनवाई नहीं कर रही है। दहेज को लेकर लगातार उनसे मारपीट की गई, उनको घर से निकाला गया और आज वो अपनी मां के साथ दर दर ठोकरें खा रही हैं, लेकिन उनको न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस उनको जो है, ना ही पुलिस सुनवाई कर रही है, ना ही कोई। उनसे कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीति रावत। कहाँ की रहने वाली हैं? सरोजनी नगर गहरू। क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ है? सर, हमारे सास ससुर और ननद मिलके हमको बहुत परेशान करते हैं। आए दिन प्रताड़ित करते रहते हैं, हमको घर में नहीं रहने दे रहे हैं। और परसों की बात है, परसों बाथरूम में नहाते समय हमको घुस के बाथरूम में मारा है। नाक और मुंह से खून निकला तो बेहोश हो गए। क्यों मारा, क्या वजह है, क्यों? वही दहेज की डिमांड करते हैं, हमको दहेज लेकर आओ। घर में साल की शादी हो गई आपकी? 3 साल कंप्लीट हो गए, चौथा चल रहा है। तो दहेज तो पहले शादी में दिया था क्या? दिया गया था, पूरा दहेज दिया गया था। तोड़ फोड़ डाले हैं, वॉशिंग मशीन खराब कर डाले हैं सारी। क्या दहेज में दिया था? सारा सोफा सेट, बेड, सिंगारदान और वॉशिंग मशीन, कूलर, फ्रिज, टीवी सब कुछ दिया गया है। अब क्या मांग रहे हैं? गाड़ी, जो सामान खराब हो जाता है खराब कर देते हैं और पैसा तक मंगवा रहे हैं। दवाई पानी का पैसा भी मायके से लेकर। और मेरी माँ है, पिताजी है नहीं मेरे। माँ के साथ कब तक के दर की ठोकरें खाएंगे हम? पति सहायता नहीं कर रहा, बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है, अपने माँ के फेवर में है। और परसों वाली रात दिन में दोपहर के समय पे बाथरूम में हम नहा रहे थे बच्चे को लेकर ही, और सास ननद मिलके आई, बाथरूम की लाइट तक निकाल दिया, बल्ब तक निकाल दिया उसको।
जब नहाते समय पे घुस गई बाथरूम में, ससुर सामने खड़ा, बिना कपड़ों के हम बाथरूम में सर घुस के मारा हमको, नाक और मुंह से ब्लीडिंग कस के हुआ, बेहोश हो गए हम। क्यों मारा, क्या वजह? बस ऐसे ही फर्जी छेड़ के हमको रहने नहीं दे रही, घर से भगा रही है, दिन पर दिन भगा रही है कि घर में नहीं रहने देंगे। आपने पुलिस के शिकायत की? पुलिस को शिकायत किया, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कोई आज भी वो लोग इधर उधर सीना चौड़ा करके भाग रहे हैं, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं सर। सीओ ऑफिस भी गए हैं, वहाँ भी अभी हमको कोई सुनवाई नहीं हुई है सर। हम बहुत परेशान हैं। योगी जी से यही निवेदन है कि हमें न्याय दिलाया जाए। क्या चाहती हैं आप? उनको सजा हो सर, उनको सजा हो। सास ससुर ननद हमको धमकी दे रही हैं। आज तक डिजिटल पर इस वक्त की बड़ी खबर। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। जनता पूछ रही है $1 ट्रिलियन में $21 मिलियन भी जुड़ा है क्या? अखिलेश ने कहा जनता एक सवाल और पूछ रही है, डबल इंजन में एक इंजन विदेशी तो नहीं है? भाजपा $1 ट्रिलियन का राग अलाप रही है। आज लेबनान के राजधानी बीरूत में हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह को दफनाया जा रहा है। हसन नसरुल्लाह के साथ साथ हाशिम सैफुल्लाह को भी बीरूत शहर में ही दफनाया जा रहा है, जहां पर हजारों की तादाद में हिजबुल्लाह समर्थक और हसन नसरुल्लाह की अगुवाई जमा हो रहे हैं। दरअसल अगर हसन नसरुल्लाह की बात की जाए, वो 35 साल से हिजबुल्लाह के प्रमुख बने थे और उन्होंने हिजबुल्लाह को एक बहुत बड़ा ताकत लेबनान में बनाया था। यहाँ तक कि 2006 में उनका अरूज शुरू हुआ, जब उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध में एक तरह से इजराइल को शिकस्त दी और लेबनान से उनको निकलने पर मजबूर किया। उसके बाद हिजबुल्लाह कहीं न कहीं लेबनान की सेना से भी बड़ी ताकत बन गई थी। 23 अक्टूबर 2023 को 7 अक्टूबर के हमले के बाद जब हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हुआ, तो गाज़ा के साथ साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह को भी ख़त्म करने का संकल्प लिया और बहुत हद तक हिजबुल्लाह के ताकत को कम कर दिया। यहाँ तक कि हिजबुल्लाह के सैकड़ों लड़ाकू मारे गए, उनके 2 प्रमुख भी मारे गए। हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर 2024 को इजराइल ने सबसे बड़े बम धमाके में बीरूत में मार गिराया और 3 हफ्ते के भीतर उनके बाद हिजबुल्लाह के प्रमुख बने हाशिम सैफुल्लाह को भी उसी तरह एक हवाई हमले में बीरूत शहर में ही कत्ल कर दिया गया। तब हिजबुल्लाह ने ये नहीं कहा कि वो हसन नसरुल्लाह और हाशिम सैफुल्लाह को कब और कहां दफनाएंगे, लेकिन जब लेबनान और इजराइल के बीच में युद्ध विराम हो चुका है, अब फिलहाल आज यानी रविवार को ही इन दोनों हिजबुल्लाह के प्रमुखों को बीरूत में दफनाया जाएगा, जहां पर हजारों की तादाद में हिजबुल्लाह समर्थकों के साथ साथ कई सारे लोग न सिर्फ लेबनान से बल्कि आसपास के इलाकों से और देशों से भी इस फाइनल फ्यूनरल में जमा हो रहे हैं। जाहिर है कहीं न कहीं अब हिजबुल्लाह जिस अंदाज से पिछले 1 साल के दौरान